कार है, एक स्टेज 2 ट्यून्ड कार है, स्टेज 3 कॉम्प्लायंट है। लेकिन ब्रो आपको लगता नहीं कि जो सरकार अभी है, सरकार की देखो ऐसे मैंने बात चालू की जैसे हम बहुत सरकार को लेकर बात करने वाले, ब्रो ऐसा नहीं है। तो आपको लगता है कि बहुत झट से सब कुछ कर देते हैं। E20 आया तो E20 सबके लिए फोर्सफुली हो गया कि भाई आपको E20 डलवाना ही पड़ेगा। हमारे देश में भैया सिर्फ एक चीज की दिक्कत है, अवेयरनेस और एजुकेशन। अगर ये कम से कम 1-1.5 साल पहले हाँ, टेस्ट exactly. करते और आप गाड़ियों को धीरे-धीरे compliant कराते। बनाते, Yes. ठीक है। पुरानी गाड़ियां अगर फॉर एग्जांपल महिंद्रा की गाड़ियां कॉल बैक होती है सर्विस सेंटर किसी माइनर इशू मेजर इशू के लिए, तो कस्टमर्स को ये आपको फैसिलिटी देनी पड़ेगी कि अगर नया फ्यूल इंट्रोड्यूस करे तो कंपनीज के साथ टाई अप करके उसमें नेसेसरी अपग्रेडेशन जो भी है वो की जाए, बीट ऑन द कॉस्ट ऑफ द कस्टमर और बीट ऑन द कॉस्ट ऑफ द कंपनी और गवर्नमेंट, तीनों में से किसी एक को कॉस्ट बेयर करनी भाई सबसे ज्यादा चालाक मुझे सब पे लगी है मारुति। देखो वही वाली बात है, हम अपने वीडियो में ज्यादा बोलेंगे ना तो ये फिर समझ रहे हो ना गलत हो जाता है, लेकिन चालाक नहीं दोस्तों, वो बहुत समझदार है मारुति कि मारुति गवर्नमेंट के साथ मिलके चल रही है भाई। ये बहुत सही चीज कर रही है। मेरी महिंद्रा गाड़ी भाई XUV300 तो पीछे खड़ी है, वो बहुत बार दिखा चुका हूँ, 2021 में ली थी ब्रो, वो E10 कॉम्प्लायंट है। उस वक्त मुझे पता भी नहीं था कि ये सब धीरे अंदर से आएगा हो रहा है, मतलब उस वक्त भी 10% चल रहा था फ्यूल में। तो वो ये कि हमारा कहना ये कि थोड़ा पहले से बता देते, धीरे धीरे लाते इस चीज़ को, एंड जो बाकी E20 कॉम्प्लायंट कार्स बनेगी तब तक फिर अच्छे से इंट्रोड्यूस कर देते, तब थोड़ा सी चीज़ बेहतर रहती। लेकिन ठीक है चलो कोई नहीं, हम जो कार गाइज है ब्रो कैसे तैसे थोड़ा खर्चा करके कर ही लेते हैं, है ना ब्रो। जब मैं रील डालता हूँ ना किसी भी ऐसी शौकिया गाड़ियों की आज की डेट में, सबसे ज़्यादा लोगों का कमेंट यही आता है कि यार E20 ने तो आप लोगों का शौक मार दिया। पर वो ये उनके लिए क्लियर करना बहुत जरूरी था। हमने रील में मेंशन किया है कि ब्रो आपकी जैसी गाड़ियों पे XP95 XP100 जैसे फ्यूल ज़्यादा यूज होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा बेटर है। कि जब भी आप गाड़ी पे काम कराते हो प्लीज उसके बारे में R&D कीजिए, और जिस बंदे से काम करा रहे हो उसकी नॉलेज टेस्ट कीजिए कि उसको पता भी है वो क्या चीज बेच रहा है या उसके क्या इफेक्ट्स है। मैं हमेशा अपनी वीडियो में बोलता हूँ, मैं चीटिंग को ये नहीं बोलता कि आपको प्राइस में चीट किया होगा या आपको टेक में चीट किया होगा, लेकिन हाँ आपको कैसे चीट करते हैं आफ्टर सेल सर्विस में भी आप वहां पे चीटिंग मैं जरूर मेंशन करूंगा। लोग माल बेच देते हैं। मैं अब इस BOV की बात करता हूँ, ये फॉर्ज का BOV है, लोगों को यही नहीं पता कि किस लिए लगता है। इसके बाद पीछे इसके कुछ क्लैम्प्स है भैया, थोड़ा सा आप दिखाएंगे, ये कुछ क्लैम्प्स है, ये अक्सर इंस्टॉलेशन में ना टूट जाते हैं। लोगों को यही नहीं पता कि इनको रिपेयर कैसे करना है, कहाँ दूसरे मिलते हैं। आफ्टर सेल सर्विस नहीं प्रोवाइड करवा पाती काफी शॉप्स। एक तरीके से चीटिंग ही होती है कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से। जो आपके हुआ तब जाके आपने सोचा कि अपनी जो वर्कशॉप हम खोलेंगे वहां पे इन चीजों का बहुत ध्यान रखेंगे, चाहे वो आफ्टर सेल सर्विस हो चाहे A to Z सब कुछ हो। कल को मुझे भी दोस्तों वर्कशॉप वगैरह वो चीज करनी, तो ये वाली बात भाई की बहुत सही है ब्रो। हमने जो पॉइंट अभी मॉडिफिकेशन के हमने बताए अभी तक, क्या क्या आपने लगवाया भैया? ये कस्टम इंडक्शन किट की हाउसिंग है, इंडक्शन किट की प्लम्बिंग है, इंडक्शन किट का हार्ट आ जाता है यहाँ पे, पाइपर क्रॉस का एयर फिल्टर है हमारे पास, मेरे पास BOV है, ये मेरे पास कस्टम अपग्रेडेड स्पार्क प्लग्स है, मेरा टर्बो कोर अपग्रेडेड है, जो काम स्टेलर करता है वही काम हमने भी किया है। फुल सिस्टम एग्जॉस्ट है डाउन पाइप के साथ। मतलब टर्बो आपने चेंज नहीं कराया, टर्बो आप बोलते कोर आपने पार्ट्स वगैरह पूरे। टर्बो की कोर अपग्रेड होती है, हाउसिंग वही रहती है। तो इसमें क्या रहता है, ज्यादा फिन्स वाला कोर आता है जिसमें एंगल्स थोड़े और स्टीप होते हैं, जिसकी वजह से एक अग्रेसिव स्पूल मिलता है हमारे को।